नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरिट नमा एकेडमी में। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th वाले बच्चों का मैथ, जिसमें हम आप सभी को पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। आप सभी को एक एक चैप्टर के पूरा कंप्लीट करवाएंगे, जो हम NCERT बेस्ड क्वेश्चन लेके चलेंगे। हम NCERT की जो बुक आती है उसको पूरा सॉल्व कराएंगे। आप सभी को एग्जाम्पल करवाएंगे, प्रश्नावली करवाएंगे और विविध भी करवा देंगे। तो आप सभी को एनसीईआरटी बेस करवा रहे हैं। जितना आप पढ़ने के बाद अगर आप उतने अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप सभी 90 नंबर, 92, 93 नंबर, 95 नंबर लेके आ सकते हैं। और हम आपको एकदम आसान तरीके से समझाएंगे। हम इस तरीके से समझाएंगे, जब हम पढ़ते थे ना तो हमें जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती थी, तो जो टॉपिक हमें समझ में नहीं आता था, हम वो चीज़ दिमाग में रख के आप सभी को समझाएंगे। तो पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आइए पहले हम इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स में है पहला चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन, रिलेशन फंक्शन। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तीसरा क्या है? मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। तीसरा क्या है? सारणिक। चौथा हमारा चैप्टर है सत्यता तथा अवकलनीयता। और छठवां हमारा है अवकलज के अनुप्रयोग। सातवां हमारा है समाकलन। आठवां हमारा है अवकलन के समाकलनों के अनुप्रयोग। और नौवां है अवकल समीकरण। और 10वां हमारा है सदिश बीजगणित यानी वेक्टर, 2D वेक्टर। इसमें देखो त्रिविमी ज्यामिति हमारा 11वां वाला है, 3D वेक्टर है। और 12वां हमारा रैखिक प्रोग्रामन। और 13वां चैप्टर हमारा है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो आप सभी को हम पूरा एक एक चैप्टर करके पूरा कंप्लीट करवाएंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं, आपको पूरा 12th का मैथ कराया जाएगा। देखो, ज़्यादातर बच्चों को किन किन टॉपिक में दिक्कत होती है। सबसे पहले संबंध एवं फलन। हम जब पढ़ते थे ना ये वाला टॉपिक, जब हम 12th का पेपर दिए थे, तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता था ये बता क्या रहे टीचर। वो हम कुछ भी बता देते, हमको पूरा समझ में नहीं आता था। लेकिन हम आप सभी को मतलब पढ़ के आए इतने अच्छे से, हम वो चीज़ दिमाग में हमको कैसे समझ में नहीं आता था और क्यों नहीं आता था, वो पूरा दिमाग में रख के आप सभी को बताएंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा अवकल समीकरण में होता है, इस वाले टॉपिक में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये प्रोबेबिलिटी वाले में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम आज मतलब एक जो जो मतलब पहली क्लास वो स्टार्ट करेंगे जो सभी के समझ में आए। पहले हम धीरे धीरे करके आप सभी को मतलब बढ़ाते चले जाएंगे। पहले हम छोटे से लेके बड़े तक ऐसे चढ़ाते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। पहले हम आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स, आव्यूह हर बच्चे को समझ में आता है, हर बच्चे को समझ में आ जाता है। तो आज की क्लास से हम स्टार्ट करें आव्यूह। तो आव्यूह को देखेंगे। आव्यूह में हम पहले इसका हिस्ट्री देखेंगे, कौन किया था और मतलब कब किया था। पहला क्या है मतलब देखिए, मैट्रिक्स आव्यूह 1850 ईस्वी में ब्रिटिश गणितज्ञ जे सिल्वेस्टर ने शब्द आव्यूह की खोज की थी, परंतु 1858 ईस्वी में डॉक्टर आर्थर कैले नामक गणितज्ञ ने इसका क्या है गणितज्ञ ने इसका संपूर्ण विकास किया तथा बताया कि आव्यूह एक आयताकार, कैसा आयताकार व्यवस्था होती है जो विभिन्न प्रकार की संख्याओं को क्रमबद्ध रूप में प्रदर्शित करता है। क्या बताया था? आयताकार। हमको इससे मतलब नहीं, ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये जो है ये सब नहीं पूछा जाएगा। हम पहले इसका बेसिक समझेंगे, मतलब किस तरीके से इसे क्रमबद्ध किया जाता है। क्या बताया? आयताकार। तो हम पहले देखो एग्जाम्पल देखते हैं। आयताकार हमें किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। देखो आयत हमारा कैसे होता है। देखो आयताकार में हम ऐसे लिखते हैं इसे। देखो 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, 6 लिख दिए, 7 लिख दिए, 8 लिख दिए, 9 लिख दिए। ये हमारा आव्यूह मैट्रिक्स जो है हमारा इसी तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा हमारा ले लेते हैं,
हमारा 1 2 3 इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। या फिर ये हमारा कितने का है, ये हमारा और ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 3 अभी हम आगे समझाएंगे आप सभी को, पहले इतना समझ लीजिए कि कैसे इसे व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, और हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा है 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अवयव को हम ऐसे क्रमबद्ध करते हैं, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट, मतलब ऐसे हम लिखते हैं। तो हम आगे देखते हैं। आगे पंक्ति क्या होती है। पंक्ति पहले हम आप सभी को डिफिनेशन बता देते हैं, फिर उसके बाद आप सभी को समझाते हैं कि पंक्ति क्या होती है। रो, रो का हिंदी क्या होता है, पंक्ति। जब अवयव को क्षैतिज, क्या है, हॉरिजॉन्टल के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो अवयव की यह व्यवस्था पंक्ति कहलाती है। इसे आर से, किसे, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना आप सभी देख लिए। देखो, जब आप सभी स्कूल में बैठते हैं तो जो डेस्क होती है या फिर जो टेबल होता है उस पर आप सब बैठते हैं, तो इस पर क्या मतलब, एक जो होता है उस पर लगभग हम पढ़ते थे, उस पर 3 लोग बैठते थे। ठीक है, और पूरा ऐसे लगा होता था। ठीक है ना, जो 1 2 3 3 लोग बैठते थे ये हमारा पंक्ति हो गया। और जो ये ऐसे पूरा बैठते थे ना, मतलब ऐसे, ये हमारा रो, मतलब वो कॉलम हो गया, स्तंभ। अभी कॉलम आगे पढ़ेंगे। जो इस तरीके से बैठते हैं, अभी हम पीछे क्या बताए थे, ये देखो, ये हमारा रो हो गया। ये हमारा एक है ना, ये हमारा रो हो गया। देखो ये हमारा रो हो गया। हम क्या बताए अभी आप सभी को, जब आप स्कूल में बैठते हैं तो एक बेंच होती है, उस पर मतलब एक बेंच पे 3 लोग बैठते हैं। 3 लोग बैठते हैं नहीं, और पूरा ऐसे मतलब बेंच ऐसे लगा होता है जिसमें मतलब क्रमबद्ध से बैठते हैं। एक लाइन, मतलब ए वाला बैठ गया, फिर बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, मतलब ये वाला जो हो गया, ये क्या बोले, ए बी सी जो बैठे हैं इस तरीके से, वो क्या हो गया, वो हो गया पंक्ति, क्या, रो हो गया। तो हम जैसे देखते हैं, ये देखो ए बी सी, ए बी सी है। ये देखो हम क्या बता, और देखो डी ई एफ जी एच आई, ये देखो, ये देखो जो है, ये वाला हमारा है, क्या है, ये पंक्ति है। पंक्तियां इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। और ये क्या है, ये भी हमारा रो है, इसे भी आर से, इसे R1 लिख देते हैं, इसे R2 लिखते हैं। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा रो है, इसे हम R3 से लिख देते हैं। समझ में आया आप सभी को। फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो बताइए इसमें रो क्या है। रो आप सभी को पंक्ति में जब ऐसे बैठते हैं, मतलब ऐसे लगा होता है, एक बेंच पे ए बी सी बैठे हैं, तो ये वाला जो हमारा क्या है, ये वाला वो हमारा पंक्ति है। देखो ये हमारा पंक्ति है, इसे किससे, R1 से। ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है। समझ में आया सभी को। तो पंक्ति आप सभी को कैसे, पंक्ति क्या होती है समझ में आया सभी को। तो आइए हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है कॉलम, स्तंभ। स्तंभ क्या होता है, स्तंभ अभी आप सभी को पता है ना, मतलब जो ऐसा डेस्क या बेंच लगी होती है, तो एक बेंच पे 3 लोग बैठे होते हैं। बेंच ऐसे क्लास में पूरे लगी, इधर बोर्ड है ना, तो ऐसे लगी होती है बेंच, ऐसे पूरा एक एक बेंच पे 3 लोग बैठते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये एक लाइन हो गया, ए बी सी, जो हमारा वर्टिकली होता है, माने ऊर्ध्वाधर होता है, जो हमारा ऊर्ध्वाधर होता है, जो हमारा वर्टिकली होता है, वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर, जो ऐसे पूरा होता है।
ए पूरा लाइन ये वाली हो गई, बी वाला ये हो गया, सी वाला हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्तंभ होता है। हम उदाहरण के लिए देख लेते हैं, उदाहरण के लिए हम लिखते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं 5 6 7 2 3 4 8 9 10। ये देख लेते हैं, ये क्या हो गया, ये हम क्या बताया सभी को, क्या बताया, क्या पूछे, कॉलम। कॉलम क्या होता है, ये वाला देखो, ये जो वर्टिकली है, क्या वर्टिकली, ये वर्टिकली जो ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर हमारा, जो ऊर्ध्वाधर होते हैं वो कॉलम स्तंभ होते हैं। इसे हम किसी प्रकार से, पहले हम इसका परिभाषा देख लेते हैं। जब अवयवों को ऊर्ध्वाधर रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो अवयवों की यह व्यवस्था स्तंभ कहलाती है। इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या है, ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया, ये हमारा C3 हो गया। समझ में आया आप सभी को? अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारा हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया। ये हमारा क्या है बताइए, इसमें जो ये वाला पोर्शन है जो ऐसे रहे, ऐसे देखो ऐसे, और ये वाला जो है, ये देखो जो ऐसे, मतलब जो खड़ा रहे वो हमारा कॉलम है, जो इस तरीके से रहे मतलब जो लेटा रहे वो क्या है, हमारा रो है। ये वाला देखो, ये वाला देखो, ए डी क्या है, ए डी हमारा कॉलम है, और बी ई क्या है, कॉलम, सी एफ क्या है, कॉलम है। जो वर्टिकली आपसे बताया ना, जो ऊर्ध्वाधर रहे वो क्या है, वो हमारा कॉलम है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C1 से। ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया, ये हमारा C3 हो गया। समझ में आया सभी को? तो आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, वर्ग अवयव, विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, और इकाई एन, तत्समक अवयव और शून्यक अवयव। हम एक एक करके पहले हम शॉर्ट में पूरा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आप सभी को डिटेल में समझाएंगे। रो मैट्रिक्स क्या होता है सभी, रो मैट्रिक्स, रो मतलब जो पंक्ति होती है, पंक्ति मतलब जो लेटी हुई होती है, देखो ऐसे। और जो कॉलम होता है, ये कॉलम जो हमारा ऊर्ध्वाधर यानी क्षैतिज होता है। तो रो मैट्रिक्स में हम लिख सकते हैं, जैसे देखो 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 2 3 4 5, ये हमारा क्या है, ये हमारा पंक्ति है, ये हमारी पंक्ति है। ठीक है, और स्तंभ में हम ऐसे, जैसे ये चीज लिखा ना, तो ये हमारा रो वाला है। स्तंभ में हम लिख सकते हैं, यही चीज लिखते हैं 2 3 4 5। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्तंभ यानी कॉलम है। इसे आप किसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे C1 इसमें क्या है, R1, इसमें केवल एक ही है ना, एक ही पंक्ति है ना, इसे R1 से करेंगे, कॉलम वाला हो गया। अब वर्ग अवयव, वर्ग क्या होता है, जिसमें देखो इसमें 3 × 3 मतलब 3 कॉलम होंगे और 3 रो होंगे, और या फिर जिसमें कॉलम एंड रो की संख्या बराबर होती है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा वर्ग अवयव होता है। वर्ग अवयव समझ में आया सभी को? जैसे देखो वर्ग अवयव को देख लेते हैं। वर्ग अवयव हमारा हो गया A B C D हो गया। इसमें देखो कॉलम कितना है, कॉलम हमारा 2 है, रो कितना है, रो भी हमारा 2 है। ये कितने का है, 2 × 2 का है। समझ आया सभी को? फिर ये डायगोनली विकर्ण क्या होता है, विकर्ण मतलब अभी हम इसको एग्जांपल द्वारा समझा रहे हैं, पहले इतना हम समझ लेते हैं। इतना हम अब आप सभी को पूरा
डिटेल में समझा है, डिटेल में देखो। रो, पंक्ति अवयव क्या होता है? पंक्ति वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति अवयव कहलाता है। इसमें स्तंभों की संख्या सुनिश्चित नहीं होती है। देखो हम अब आप सभी को बताए ना, देखो ये ऐसे जो होगी ये हमारी पंक्ति होती है। पंक्ति देखो इसमें इतना समझाया ना सभी को, इस तरह के जो लेटर है वो हमारा वो पंक्ति में लिखा जाता है। जैसे हम ले लिए 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5, ये हमारा क्या है? ये हमारा रो है। रो मत रो क्या है? पंक्ति हो गया। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बी लिख लेते हैं, डी लिख लेते हैं, जी लिख लेते हैं, एफ लिख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पंक्ति हो गया। समझ में आया सभी को? हमने पीछे कई बार बता दिया था आप सभी को कि पंक्ति क्या होती है। आगे देखते हैं। आगे कॉलम, फिर वही कॉलम है जो क्षैतिज होता है और हॉरिजॉन्टली होता है। जैसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से हम 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, और इसमें सी ले लिए, एफ ले लिए, एम ले लिए। इसमें क्या लिखा है? वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। क्या है इसमें? देखो एक ही है ना, एक स्तंभ होता है, स्तंभ अवयव कहलाता है। इसमें पंक्तियों की संख्या सुनिश्चित नहीं होती है। जब पंक्ति वाला पूछा था तो उसमें स्तंभों की संख्या सुनिश्चित नहीं बताया था। जब इसमें देखो, इसमें कॉलम वाला पूछा जाए, इसमें भी पंक्तियों की संख्या सुनिश्चित नहीं बताया है। समझ में आया सभी को? आगे देखते हैं। आगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आप सभी को बताएं। देखो पहले देख लेते हैं तो इसका परिभाषा। वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है, वर्ग अवयव कहलाता है। जिसमें देखो पंक्ति है, समझ लो जैसे स्कूल में बैठे हो, 3 लोग हैं, मतलब ए वाला, बी वाला, सी वाला, मतलब 1 2 3 ए बी सी, ठीक है। मतलब ये 3 लोग, 3 बेंच ले लिए तुम, 3 डेस्क ले लिए, मतलब उसमें देखो 9 लोग है ना, तो वही वाला जैसे 3A 3A 3A, और इस हिसाब से 3A 3A 3A। समझ में आया सभी को? आगे हम ऐसे दिखा दें। देखो देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। आप सभी को देख लेते हैं। इसमें जो है यम इज इक्वल टू यन होता है। माने मतलब इसका क्या है? जो मैट्रिक्स में जो कॉलम होते हैं और रो, कॉलम एंड रो की संख्या बराबर होती है। कॉलम देखो, कॉलम हमारा कितना है? कॉलम हमारा 1 2 3 है। मैट्रिक्स क्या रो कितना है? 1 2 3 है। ये हमारा कॉलम हो गया, कॉलम ए C1। ये हमारा दूसरा कॉलम हो गया C2। ये हमारा तीसरा कॉलम हो गया C3। और ये देखो ये हमारा क्या है? रो, जो पंक्ति है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R1 से करते हैं। और इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? R2 से करेंगे। इसे किससे करेंगे? इसे हम R3 से करेंगे। ये कितने कोटि का अवयव? ये 3 × 3 का है। इसमें 3 कॉलम है और 3 रो है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2 में हम 2 × 2 का ले लेते हैं। देखो जैसे हो गया 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। समझ में आया ना सभी को ना? 4 5 10 11। इसमें देखो 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। देखो इसे क्या है? ये R1 है, ये R2 है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब हम वर्टिकली देख लेते हैं। वर्टिकली मतलब जो देखो ये क्या? कॉलम हमारा क्या हो गया? C1 हो गया, ये C2 हो गया, ठीक है। समझ में आया ना सभी को? हम तीसरा एग्जांपल दे लेते हैं। जैसे हम 4 × 4 का ले लेते हैं। समझ में ठीक है ना? देखो 4 × 4 का ले लेते हैं हम, 10 लिख लेते हैं।
12 भी लिख लेते हैं, 15 लिख लेते हैं, 15 हो गया, और हमारा 18 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ये हमारा कितने कोटि का है, हमें कोटि आगे पढ़ाएंगे। ये हमारा कितने का है, ये हमारा 4 × 4 का है। ये हमारा कितना है, 4 × 4 का है। 4 × 4 मतलब जिसमें 4 रो हो और 4 कॉलम हो। इसमें देखो 4 रो है कि नहीं, रो R1, R2, R3 और R4। देखो ये हमारा R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया। अब सभी समझ गए ना वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। देखो ये हमारा C1 हो गया। कॉलम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम को हम C से करते हैं, पंक्ति को जो रो होता है उसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला देखो, ये वाला हमारा C2 हो गया, ये हमारा C3 हो गया, ये जो चीज है ये वाला, ये हमारा C4 हो गया। समझ में आना सभी को। तो आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल मतलब विकर्ण होता है। क्या, डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह। ठीक है, वह वर्ग आव्यूह क्या है, वह वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं किंतु शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, तो विकर्ण अवयव कहलाता है। विकर्ण अवयव मतलब देखो हमें कैसे कैसे हम देखो, हम कोई एक वर्ग ले लेते हैं, इसमें कितने कोने हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो ऐसे समझ लो हमें 1 से 3 पे जाना है, 2 से 4 पे आना है। समझ में आना सभी को। हम विकर्ण अवयव को लेते हैं। विकर्ण अवयव जो जैसे रूम है ऐसे देख लो, फिर जो ये मतलब देखो, अगर आप कहीं बैठे हो, आप रो डायगोनली मतलब नीचे से ऐसे, मतलब ये देखो आप सभी समझ आ रहे, देखो ये चीज है ना, ये वाला ये हमारा डायगोनल हो गया, चाहे हम 2 से 4 लें या 1 से 3 लें। अब देख लेते क्या बोला है, वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मतलब जो विकर्ण अवयव है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं किंतु शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। आज हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको को समझाते हैं। देखो हम 3 × 3 का 3 × 3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम का लेते हैं। जैसे देखो हम यहाँ पे लिख लिए 4 लिख लिए, 0 0 0 5 0 0 0 6, मतलब ये देखो हमारा क्या है डायगोनली। देखो हम इसे देखो हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, 1 2 3 4। देखो इसमें क्या बोला है, मतलब विकर्ण अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भिन्न क्या है, ये देखो 4 अलग है, 5 है, ये 6 है। ये हमारा इसमें देखो जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है इसमें भिन्न होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखो 4 5 6 ये हमारा सेम नहीं है। तो समझ में आप सभी को कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं या विकर्ण अवयव किसे कहते हैं। हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम चाहे इधर ही से नहीं इधर से भी हम ले सकते हैं। देखो 3 × हम 3 का फिर ले रहे हैं, या फिर हम 2 × 2 का ले सकते हैं, 2 × 2 का 2 नहीं 3 × 3 का सही पड़ेगा आप सभी को समझाने के लिए। 4 ले लिए, नहीं वो सॉरी हमको इधर से लेना था ना, हम ले लेते हैं 0 0 3 0 4 0 5 0 0, ये हमारा 3 × 3 का है। अब देखो
क्या है इसमें देखो, विकर्ण अवयव में बोला था जिसमें जो जो क्या है, जो डायगोनल हो, जो विकर्ण हो वो हमारा भिन्न हो, मतलब समान ना हो। बाकी सभी जो अवयव है वो सब शून्य होने चाहिए। क्या बोला देखो, फिर से समझते हैं। वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण, विकर्ण ये डायगोनली जो हो गया, मतलब इस तरीके से, और ये चाहे इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। ये वाला चाहे देखो हम इसमें ए वाला लिखे हैं और इस तरीके इसमें इस तरीके से लिखे हैं। इसको छोड़कर बाकी जितने भी अवयव हो सब शून्य होने चाहिए, वो हमारा डायगोनली क्या है, डायगोनली मैट्रिक्स है, ठीक है। समझ में आया आप सभी को। तो अगला वाला देखते हैं, अगला वाला क्या है। अगला वाला स्केलर मैट्रिक्स, अदिश है। स्केलर मैट्रिक्स में मतलब इसमें देखो क्या क्या होता है, अभी हम आप सभी को अच्छे से समझा देंगे। वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, वह अदिश अवयव कहलाता है। समझ में आया सभी को। मतलब जो हम क्या पीछे पहले डायगोनल में पढ़ते थे कि हम कोई भिन्न भिन्न अवयव हो, चाहे 4 5 6 7 8 मतलब कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो अगर हम 4 ले लिए, अगर 4 ले लेते हैं, इसमें डायगोनल में पूरा 4 होना चाहिए। अगर 2 ले लेते हैं तो पूरा 2 होना चाहिए। अगर ए ले लेते हैं तो ए हमारा पूरा, मतलब जो डायगोनल है वो हमारा पूरा ए होना चाहिए। बाकी सभी अवयव जो है वो हमारा शून्य होना चाहिए। हम उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे हम ले लिए, हम 3 इंटू 3 का ले रहे हैं, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सॉरी हम इधर हम 4 ले लेते हैं, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 4 0 0 0 4। समझ में आया सभी को। ये क्या है, ये देखो, ये क्या बोला, स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश अवयव। अदिश अवयव जो है वाह, हम आप सभी को बताया ना कि जो मतलब एक ही अवयव, मतलब जो अभी देखो फिर से बताते हैं, वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते, अवयव जिसकी मुख्य मत क्या बोला है, विकर्ण के सभी अवयव समान तथा शेष अवयव मतलब शून्य होना चाहिए। देखो विकर्ण में जो है, जो अवयव लिखे हैं विकर्ण में, वो सभी सेम होने चाहिए। मतलब या तो ए लिखा है तो पूरा ए होना चाहिए, 2 लिखा है तो पूरा 2 होना चाहिए, 4 लिखा है तो पूरा 4 होना चाहिए, और बाकी सभी जो अवयव हैं सभी अवयव शून्य होना चाहिए। समझ में आप सभी को। देखो इसमें क्या है, इसमें पूरा 4 4 लिखा है। देखो 4 इसमें लिखा है 4, ये हमारा क्या है, डायगोनली है। और डायगोनल लिखना इसमें क्या पूरा 4 है, तो हमारा सेम होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, साइन थीटा ले लेते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ 0 है, यहाँ हम साइन थीटा है, हम कोई भी अवयव ले सकते हैं। लेकिन बट जो हमारा डायगोनली में मतलब क्या, कौन सा वाला है, ये स्केलर है। स्केलर मतलब अदिश वाला, अदिश अवयव है। इसमें डायगोनली में सभी अवयव समान होना चाहिए और बाकी सभी अवयव शून्य होना चाहिए। वही हमारा देखो कितने कोटि का है, कोटि भी आगे पढ़ाएंगे। ये हमारा इसमें कितने कॉलम है, कॉलम हमारा 3 है, रो इसमें 3 है, 3 इंटू 3 का है। देखो इसमें क्या है, इसमें देखो साइन इसमें भी है, साइन में डायगोनली आया कि नहीं, देखो पहले डायगोनली आया ना, तो ये हमारा कैसा हो गया, ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। मतलब जिसमें डायगोनली में पूरा सेम होता है वो हमारा क्या क्या हमारा है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आप सभी को समझ में आ गया हो गया। आगे हमारा है यूनिट मैट्रिक्स, इकाई या तत्समक अवयव। यूनिट मैट्रिक्स इकाई या तत्समक अवयव क्या होता है, देखो पहले हम परिभाषा देखते हैं। वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, अर्थात एक होते हैं तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। पहले हमने देखा था ना, पहले हम देखा था डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मतलब कोई भी अवयव, चाहे 3 मतलब डायगोनल में चाहे 3 ले ले, 4 ले ले, 5 मतलब विषम, मतलब समान ना हो, 4 5 6 मतलब जो कुछ भी ले सकते हैं, या ABC ले सकते हैं, मतलब डायगोनल में जो भी होता है, बाकी सभी अवयव शून्य होते थे। उसी प्रकार से हम क्या पढ़े थे, अभी हम अदिश अवयव पढ़े थे। अदिश अवयव में जो भी हम लेंगे, जो भी हम अवयव लेंगे वो सभी सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान
समान अर्थात एक होते हैं, एक होते हैं तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, इकाई तत्समक अवयव कहलाता है। देखो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो क्या बोला है, देखो वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। मुख्य विकर्ण, मुख्य क्या है, ये देखो विकर्ण के समान हो, अवयव समान अर्थात एक होते हैं। देखो एक है कि नहीं इसमें, देखो ये वाला एक है ना, तो से सभी अवयव शून्य होने चाहिए। बाकी देखो सभी शून्य है कि नहीं, पूरा शून्य है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स इकाई या तत्समक अवयव कहलाता है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 नहीं सॉरी 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ये हमारा 3 × 3 का है। समझ में आया सभी को। देखो इसमें क्या है, जो मतलब क्या हॉरिजॉन्टली जो विकर्ण है वो सभी समान नहीं कि क्या एक है कि नहीं, देखो एक है ना, ये हमारा हॉरिजॉन्टली आया है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स हो गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे हमारा है शून्य का अवयव। शून्य का अवयव क्या होता है, शून्य का अवयव होता है जिसमें हम कोई भी मतलब क्या अवयव बना रहे हैं, जितने भी अवयव होंगे सभी शून्य होंगे। देखो 3 × 3 का है ना, तो यहाँ पे ये भी 0 होगा, ये भी 0, 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 मतलब सब इसमें 0 ही 0 होंगे। ठीक है, ये हमारा शून्य का भी होता है। हम दूसरा ले लेते हैं, या फिर 2 × 2 का ले लेते हैं, 1 0 0, ये हमारा शून्य का भी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम कोट के बारे में पढ़ेंगे। कोट हम पढ़ेंगे अवयव की कोट। अवयव कोट, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है। इसमें हम पहले इसका डिफिनेशन देख लेंगे, परिभाषा। जिसमें जो पंक्तियां होती हैं, यदि पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n होती है तो m × n हमारा क्या कहलाता है, हमारा मतलब वो क्या कोट कहलाता है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कहलाता है। देखो यदि पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n हो तो m × n हमारा क्या कहलाता है, अवयव की m × n हमारा क्या है, अवयव की कोट कहलाता है। अवयव की कोट कहलाता है। अब हम देखते हैं कोट कैसे निकालते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है,
एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें देखो, इसमें पूछ लिया हम कोट ज्ञात करना। कोट कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें देखो पहले पंक्ति कितनी है, पंक्ति हमारी कितनी है। ये वाला देखो जो है ये हमारा ये हमारा क्या रो R1 R2 सॉरी R1 हो गया ना, R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया ना। ये देखो ये वाला, ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया, ये हमारा C3 होगा। मतलब जितने कॉलम होंगे और जितने रो होंगे उसी से हम मल्टीप्लाई करा देंगे। कितना हमारा कॉलम है? हमारा कॉलम है 3 है, तो रो हमारा भी 3 है, तो कितना हो जाएगा कोट की संख्या? कोट की संख्या 9 हो जाएगी। कोट की संख्या हम ऐसे ज्ञात करते हैं। या फिर हम दूसरा कोई लेते हैं, दूसरा लेते हैं cos थीटा 2 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, sin थीटा ले लेते हैं, tan थीटा ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, cot लेते हैं, cot थीटा 2 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। इसमें हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? इसमें देखो, इसमें क्या है? पंक्ति, एक पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है। कितनी पंक्ति है? 30 है, 3 है ना, ये देखो 3। फिर उसके बाद क्या? कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या हमारी 3, तो हमारे कितनी कोटि हो जाएंगी? कोटि की संख्या हमारी 9 हो जाएंगी। या फिर हम दो का ले लेते हैं, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, जब इस तरीके से लेंगे हम, ये देखो इसमें क्या है? एक पंक्ति है, दो पंक्ति है, एक कॉलम है, दो कॉलम है, तो हमारा 2 × 2 का है, तो हमारा कितना हो गया? हमारा 4 कोटि हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। आगे से हम पूरा आप सभी को पूरा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करवाएंगे, फिर उसके बाद 1.1 का पूरा जितना क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करवाएंगे, विविध क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इसी तरीके से आपका चैप्टर वाइज पूरा अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।